हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो आई होप आपने मेरे पहले वाले जो वीडियोस थे वो देखे होंगे। ओके, रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, जिसमें हमने कवर किया था प्रिंसिपल्स होते क्या है, उसका मीनिंग, देन उसके नेचर एंड इम्पोर्टेंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयर। थ्योरीज जो दी है हमें, थ्योरी मतलब क्या होता है यार, कि प्रिंसिपल्स एक्चुअली है क्या, किसने बोला है, क्या बोला है, होता क्या है। ओके, तो हमारे पास दो बाबा है, मेरी लैंग्वेज में बाबा यानी कि पता है आपको सबको, दो साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखा है या फिर हमें नॉलेज दिया है या दुनिया को नॉलेज दिया है। अभी ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने, अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने ट्रेनिंग ली है और अपने अपने फील्ड के हिसाब से उन्होंने उन्हें जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है या फिर उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर किया है। और ऑल ओवर कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। बच्चों देखो, कहीं पे भी आप जब फ्यूचर में मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कोर्स करोगे तो आपको ये प्रिंसिपल इन्हीं साइंटिस्ट के नाम से मिलेंगे। एक है हेनरी फ्योल और दूसरे है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हम इस वीडियो में देखेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। सो अभी बेसिकली हेनरी फ्योल ने जो हमें प्रिंसिपल कहे हैं हमने पहले देखे थे, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। 14 प्रिंसिपल है, आपको पता है। एंड अभी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि हेनरी फ्योल कौन थे। सो दो तीन चीज़ें उनके बारे में पता रहनी चाहिए कि वो कौन थे, कहाँ से थे, एंड उन्हें क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, वगैरह सब कुछ चीज़ें। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको समझेगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे उनके बारे में। एज वेल एज मैनेजमेंट, आप सबको पता है, हमने देखा भी है पहले कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये सबको साथ में लेके करना होता है। मैनेजमेंट अगर है तो आपका काम जो है या आपकी एक्टिविटी जो है वो अच्छे से कंप्लीट होती है, और मैनेजमेंट जो है वो हर एक लेवल पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो। सो हम देखेंगे सबसे पहले हेनरी फ्योल कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो हेनरी फ्योल 1841 टू 1925 वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ही इज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द पेयर्स में आपको पूछ सकते हैं। हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजिशन ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। देखो, अभी बोला जाता है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल फॉलो होता है, उनकी थ्योरी फॉलो होती है, ऐसी नहीं फॉलो होती। उन्होंने पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऑब्जर्वेशन किया है उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में, और तब जाकर 14 प्रिंसिपल जो है वो प्रपोज किए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन हिज फेमस बुक्स जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बच्चों, तो हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। हमें उससे कुछ लेन देन नहीं, बट हाँ आपको पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यूज में कि बताओ हेनरी फ्योल ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए। बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये हमें याद रखना है बिकॉज ऑफ अगेन फिल इन द ब्लैंक्स मैच द पेयर्स, इसमें पूछते हैं और 101% ये आपको हर जगह पे दिखेगा, बहुत से क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? तो वो है हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल जी ने हमें जो 14 प्रिंसिपल देखे हैं, दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। बट एक बेसिक चीज आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है जिसका नेचर इंपॉर्टेंस आपने ऑलरेडी देखा है, और वो जो प्रिंसिपल्स है वो किसने लिखे हैं? प्रोफेसर हेनरी फ्योल। अभी उन्होंने कहा लिखे हैं? तो उनके बुक में लिखे हैं जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और वो कौन थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ये बेसिक चीजें आपको हाईलाइट करके याद रखनी है। सो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले हमने ये डिस्कस किया है, बट फिर भी आपको एक बार मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कौन से प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है बच्चों डिवीजन ऑफ वर्क? तो काम जो है मैनेजमेंट में, जो भी आप काम करोगे, कोई भी एक्टिविटी करोगे, तो उसको डिवाइड करना। नेक्स्ट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो दो चीजें है, ऑथोरिटी और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों भी हमेशा साथ में रहेगा।
ऑथोरिटी मतलब किसी को एक राइट देना, किसी को एक एक्सेस देना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वो राइट मिला है इसलिए वो उस चीज को रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है डिसिप्लिन। देखो मैनेजमेंट में डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए डिसिप्लिन भी 14 प्रिंसिपल में ऐड है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड, कमांड मतलब क्या, किसी ने आपको ऑर्डर देना, मतलब मैनेजमेंट में मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को जो ऑर्डर देगा उसमें यूनिटी होना चाहिए। दूसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी मतलब क्या कि वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले किसी ने एक ऑर्डर दिया, दूसरा वो कुछ अलग ऑर्डर दे रहा है, तीसरा कुछ अलग ऑर्डर दे रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे एम्प्लॉइज, काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, राइट। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और जिस मतलब एक टास्क आपको दिया है तो उससे रिलेटेड फर्दर कमांड जो है वो देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपको कोई एक वर्क दिया है करने के लिए और उसी वक्त आपको दूसरा कोई अलग वर्क करने के लिए लगा है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि आज 14 प्रिंसिपल लिखना है और उसी के साथ मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आपको मैनेजमेंट के फंक्शन भी लिखना है। ओके, अभी आप लिख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही अगर प्रैक्टिकल में बड़े लेवल पे अगर कोई वर्क होता है किसी कंपनी में, आपको बोला गया कि ये टास्क आपको करना है, ओके आज इतना इतना असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, आपके जो दूसरे बॉस थे वो आकर बोल रहे हैं नहीं मेरा ये टास्क आप सबसे पहले कंप्लीट करो। अभी इसमें होगा क्या कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको काम क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हेनरी फेल ने बोला है कि जब भी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे या जब भी कोई मैनेजमेंट का कोई पार्ट करोगे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। अभी बेसिकली आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमने देखा कि प्रिंसिपल जो है ना वो बिहेवियरल साइंस के साथ खेलते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जब भी ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। नेक्स्ट है हमें देखना है नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेशन मतलब बाजू में करना है, हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के हमें जनरल इंटरेस्ट के पास फोकस करना है। नॉर्मली अगर आप ग्रुप में काम करते हो या टीम इंडिया जब खेलती है तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए खेलता है। विराट कोहली क्या इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए खेलता है? नहीं ना, वो क्या करते हैं, ग्रुप के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि जब कभी आप मैनेजमेंट में कहीं काम करोगे या फिर ग्रुप एक्टिविटी करोगे तो वहां पर आपको खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाजू में रख के जनरल इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉस क्यों काम करते हैं आपके एम्प्लॉइज आपके पास, मैनेजर को ये समझना चाहिए कि उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। टेक्निकल टर्म है सेंट्रलाइज वर्क एंड डिसेंट्रलाइज वर्क। क्या होता है हम जब डिटेल में देखेंगे तब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्केलर चेन, उसके बाद है ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एंड लास्ट वन स्प्रिट बी कॉप्स। ओके, ये सारे 14 प्रिंसिपल्स आपको प्रोफेसर हेनरी फेल ने दिया है और वो हमें याद भी रखना है। अभी याद कैसे रखना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बेसिक ये 14 प्रिंसिपल हमें देखना है। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। फर्स्ट, हेनरी फेल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिसमें है सबसे पहले दिया हुआ आपको डिवीजन ऑफ वर्क। मैं आप छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन को अपने एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, इसके हिसाब से वर्क जो है वो डिवाइड करके देना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? हेनरी फेल बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? उसके प्रिंसिपल में। जब कभी हम काम डिवाइड करके देते हैं तो काम जो है वो इजी हो जाता है। बेसिकली हम काम डिवाइड कब करके देते हैं, हम उनके कैपेबिलिटी को और उनकी एबिलिटी को स्टडी करने के बाद ही काम उनको डिवाइड करके देंगे। से फॉर एग्जांपल हमें पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग वगैरह का सब कुछ। ओके, देन टेक्निकल डिपार्टमेंट भी होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है। अभी अगर कोई इंजीनियर है जिसको टेक्निकल वर्क का ज्यादा नॉलेज है, उनको अकाउंट्स का कोई नॉलेज नहीं, और उनको अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी काम करने को लगाऊं और टेक्निकल काम भी करने को लगाऊं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो उनकी जो कैपेबिलिटी है, ओके, वो है कि वो टेक्निकल वर्क कर सकता है लेकिन अकाउंट्स का वर्क कर सकेगा? अकाउंट्स का वर्क कौन करेगा? जो एक अकाउंट प्रोफेशनल होगा वो कर पाएगा। सो होता क्या है, हर एक पर्सन को जो जैसा उसको नॉलेज है उस हिसाब से काम डिवाइड करके देना जरूरी है। ये हमें कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल्स बोल रहा है। ठीक है, एज पर दिस प्रिंसिपल द वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू पर्सन हु कैन डू इट इन द बेस्ट वे।
मतलब जो पर्सन अपने अपने हिसाब से बेस्ट वे में काम कर सकता है उसको हमने ये काम डिवाइड करके देना है। ओके, विच रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, कि जिसको जो काम आता है वो काम उसको डिवाइड करके देना। इसे होगा क्या, उसका परफेक्शन उसमें आएगा, उसका जो परफेक्शन है उसके अंदर दिखेगा। अब जैसे कि हम क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो रोहित शर्मा बॉलिंग डाल सकता है, लेकिन उसका परफेक्शन किस में है, बैटिंग में है, तो उसको बैटिंग ऑर्डर में फर्स्ट मतलब ओपनिंग में भेजते हैं। तो जैसी उसकी कैपेबिलिटी है, जो काम कर सकता है, वैसी उसकी ऑथोरिटी, वैसा काम उसको दिया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है, और उनका काम क्या है, आना है, चौके चौके मारना है, रन स्कोर करना है। ओके, सो ये काम उनको डिवाइड करके दिया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, होप्स आपको समझ में आया होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्रिंसिपल है आपने पहले लिखे हैं, वापस लिखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट से हम आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो फेल के प्रिंसिपल है आपने नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हमने ये जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा साथ में चलेंगी, एक है ऑथोरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब क्या, कि एक राइट होना, एक एक्सेस होना। राइट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल के लोग होंगे उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर अकाउंट्स चेक करने का ऑथोरिटी होता है। अगर कोई मैनेजर है, वो अपनी टीम को कुछ वर्क डिवाइड करके दे रहा है, तो उसके पास ये एक्सेस होता है कि वो, या अथॉरिटी होती है कि वो काम जो है वो चेक करे सबका, क्योंकि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब वो अकाउंटेबल होता है, मतलब उसको आंसर देना पड़ता है। उसका भी कोई ना कोई बॉस होता है ना, मैनेजर का टॉप लेवल मैनेजमेंट, हमने पता है कि 3 लेवल के अलग अलग मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अगर मिडिल लेवल का कोई मैनेजर है तो वो लोअर लेवल का काम चेक कर सकता है, उसके पास उतनी ऑथोरिटी है। प्लस वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा उसी चीज का, कि क्योंकि उसके पास वो काम दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेल्स मैनेजर अगर होता है, सेल्स मैनेजर के पास सेल्स से रिलेटेड सारी ऑथोरिटीज होती है। अभी जो टॉप लेवल में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर सीईओ बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो सेल्स मैनेजर है उसको क्वेश्चन करेंगे, और सेल्स मैनेजर ये अकाउंटेबल रहेगा, मतलब आंसरेबल रहेगा उनको। यानी कि सेल्स से रिलेटेड डिसीजन लेने की ऑथोरिटी उसके पास है, सेल्स मैनेजर के पास, तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। अभी ऑथोरिटी है मतलब उसको सामने वाले को, जिसके जो डिपार्टमेंट में उसके, या जो जो भी टीम है सेल्स डिपार्टमेंट की, उसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको ऑर्डर देने का, उनको कमांड देने का राइट उसके पास होता है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली को आंसर देना पड़ता है अगर मैच हार जाती है, जीतती है तो भी आंसर देना पड़ता है। ओके, ये होता क्यों है, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है, उसके टीम को कैसे उसने खिलाना है, या फिर किसको चांस देना है खेलने के लिए, किसको चांस नहीं देना है, किसको ओवर देना है, ये राइट किसके पास है, ये ऑथोरिटी किसके पास है, विराट कोहली के पास। और वही हमारा कौन है, मैनेजर है। ओके, हमारे भाषा में अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो वो कौन है हमारे लिए, मैनेजर है। और वही उसी चीज के लिए अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, बिकॉज उसके पास ये राइट है एंड ऑथोरिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही रहेगी। सो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ऑथोरिटी मीन्स द राइट टू गिव कमांड एंड रिसीव ओबीडियंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स है, मतलब उसके जो साथ वाले जो टीम के जो मेंबर है, वो उसको कमांड को एक्सेप्ट करेंगे एंड उसका कुछ रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन अ पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर ड्यूटीज असाइन टू हिम। मतलब देखो ध्यान दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, जब उसके पास जो अथॉरिटी दी है, उसको जो काम दिया है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, थर्ड पॉइंट डिसिप्लिन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन क्या होता है, जो कि हमारे में बिल्कुल नहीं होता। ओके, डिसिप्लिन यानी कि एक, जो भी बोलते हैं ना हम कि प्रॉपर ये चीज फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखो, ऑनलाइन यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं। अभी ये आप में से डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है तो। ओके, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स नहीं है, तो आप प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वैसे मैनेजमेंट में भी अगर आपको कुछ काम की या कोई टास्क की टाइमलाइन दी है, या फिर जो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया है, वो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा क्या, नहीं होगा।
जैसे कि अगर आपको बोला गया है कि 7 बजे के बाद में कोई भी किसी को भी एक्सेस नहीं मिलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये रूल्स है वो आपको फॉलो करना जरूरी है। आपको बोला गया है 10 बजे, यानी कि 10 बजे मॉर्निंग में आप ऑफिस में चाहिए, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, आप वो प्रॉपर मैनेजमेंट में बैठ रहे हो क्या, आप वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा और जो भी टास्क है वो कंप्लीट प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक मैनेजमेंट में। जैसे कि यहाँ पर बोला है एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, ये पहले ही डिस्कस कर लिए जाते हैं जो भी एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होता है उसमें, और वो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। दो पॉइंट्स है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमने अर्लियर डिस्कस भी करा है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके अंदर यूनिटी होना चाहिए, मतलब वो कोई सिंगल पर्सन इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके एम्प्लॉय है, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, कोई एक हमारी मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, अभी उसमें अलग अलग लेवल के डिपार्टमेंट है, जैसे कि परचेस लेवल है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, देन उसके बाद में मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, ये सबके हेड अलग अलग है, और कोई एक एम्प्लॉय है जो सबके पास काम कर रहा है। अब हर एक बंदा उसको कमांड दे रहा है, तो जो एम्प्लॉय है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, किसका ऑर्डर मैं फॉलो करूं, किसका मैं सुनूं। अगर हम बात करते हैं जब टीम इंडिया खेलती है और इंडियन टीम में अगर 4 कैप्टन है, चारों के चारों बॉलर को बोल रहे हैं कि तू ये ऐसी बॉलिंग कर, वो दूसरा बोल रहा है कुछ अलग तरीके से बॉल डाल, और फील्डिंग में भी किसी को लॉन्ग ऑन पे भेजा है, ओके, देन दूसरा कैप्टन बोल रहा है तू लॉन्ग ऑन पे क्यों खड़ा है, तू मिडिल विकेट पे खड़े है। अभी इसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट प्रॉपर होगा क्या, किसका सुनो, एम्प्लॉय का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि किसका सुनो। सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय कंफ्यूजन में रहेगा एंड काम नहीं कर पाएगा। इसलिए तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, जो भी आपके एम्प्लॉयर है उन्होंने यूनिटी के साथ मतलब एक ही कमांड प्रॉपर देना चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस from whom he or she gets order instruction and is accountable to। accountable मतलब answerable, okay। अभी मैंने ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए, ओसीएम जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसके ओसीएम से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और आप उसके लिए अकाउंटेबल किसको है, मुझे ही है। अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप किसको पूछ सकते हो, मुझे ही पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड आपको दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी मैं भी जब आपको ऑर्डर दे रहा हूं तो वो सेम डायरेक्शन में देना चाहिए। ऐसा नहीं आज कुछ ऑर्डर दिया कल कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, कुछ परसों कुछ अलग ही दे रहा हूँ, बट पहला काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जो भी वर्क एफर्ट है वो एक सेम फ्लो में चलना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर बोला है देखो, द वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वही गोल हमारा भी होना चाहिए। जो आपका मैनेजर आपको ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सेम डायरेक्शन में चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आया, तो पॉइंट समझ में आया। अभी तक हमने 5 पॉइंट देखे, देखो फर्स्ट वन डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिफ्थ यूनिटी ऑफ कमांड। थोड़ा आगे पीछे होगा, ध्यान दीजिए, ओके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट्स आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या, मैंने आपको डिस्कस भी किया है ये चीज पहले, कि जब भी आप ग्रुप में काम करते हो तो इंडिविजुअल गोल जो है उसको थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है, पहले हमें ग्रुप के बारे में सोचना जरूरी है। टीम इंडिया में जब कोई क्रिकेट खेलता है तो वो पूरे टीम के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है क्या कि नहीं मेरी सेंचुरी हो गई, बात खत्म, मैच खत्म, ओके, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उन्हें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी कि पूरे टीम इंडिया के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अब टीम इंडिया ही नहीं, उनको तो पूरे इंडिया के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है मैच जीतने के लिए वेट कर रही होती है ना, तो सबके बारे में उनको सोचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरी सेंचुरी होनी चाहिए बाकी गए खड्डे में, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आप जब ग्रुप में काम कर रहे हो तो ग्रुप का पहले सोचना जरूरी है। द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज गिवन प्रेसिडेंस ओवर इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ओके, मतलब प्रेसिडेंस मतलब पहले उसको ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है उसको पहले फोकस करना है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमर्स वालों के लिए पैसा। ओके, सो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज मतलब क्या,
तो मुझे बोलो, अगर आप कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हो, ओके, और आपको वहां पर प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही, आपको वहां पर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रहा है, आपको जो आप जितना काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो क्या आप वहां पर काम करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। देखो, कोई भी पर्सन अपने लाइफ का कुछ टाइम काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको समथिंग इन रिटर्न जो है वो प्रॉपर मिले। और इससे क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? एम्प्लॉय की काम करने की क्षमता, इफिशियंसी हम जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ओके। तो ये कब बढ़ेगी? जब आप उसको फेयर और इक्विटेबल वेजेस दोगे, या फिर जो भी उसका रेम्यूनरेशन है वो उनको मिलेगा। रेम्यूनरेशन मतलब वन टाइप ऑफ सैलरी, राइट? रेम्यूनरेशन में सब चीज आती है, सैलरी, बेसिक, डीए, देन उसके बाद में अलग अलग अलाउंसेस, सबको एक साथ में रेम्यूनरेशन बोला जाता है। So fair and equitable wages are to be paid to the employee to ensure their satisfaction and increase productivity. सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है हमारे एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फायदा नहीं ना बिजनेस करके। या फिर एम्प्लॉय प्रॉपर काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो जो हमारे कस्टमर्स है या फिर जो भी हमारे क्लाइंट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आपको बताया, आपने सुना भी होगा, लॉकडाउन हो जाते हैं, कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई बंद कर देता है बिजनेस, स्ट्राइक पे चले जाते हैं एम्प्लॉयज, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो एम्प्लॉय को खुश रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए फेयर रेम्यूनरेशन देना, इक्विटेबल वेजेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इक्विटेबल वेजेस मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आप जो आपका जो प्यून है उसको जो सैलरी दे रहे हो और जनरल मैनेजर है उसको जो सैलरी दे रहे हो उसके अंदर कुछ कंपैरिजन हो। ये पॉसिबल टास्क नहीं है। बट हाँ, इक्विटेबल मतलब अगर आप प्यून आपके पास कोई है तो उसका, और ऐसा नहीं ना कि एक ही प्यून होगा, दो चार उसके जो इक्विटेबल जॉब जो कर रहे हैं उनको वो फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। मैनेजर्स जो होते हैं अलग अलग लेवल पे, अब किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसी की कैपेसिटी ज्यादा है, वैसा उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, लेकिन उसके कैपेबिलिटी के ऊपर ही उसको रेम्यूनरेशन मिलना जरूरी है। तो समझ में आया अभी तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी ये क्या होता है बच्चों? हमने देखा है काम जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बेसिस पे चलता है। हायरार्की पता है आपको? कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी इसमें ना होता क्या है, सेंट्रलाइज तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो कोई एक ही मैनेजर होगा और वही सब आपको इंस्ट्रक्शन और जो भी उसके पास ऑथोरिटी रहेगी वो सब कुछ काम डिवाइड करके देगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे अलग अलग मैनेजर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, रेलवे का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि रेलवे में आपने देखा होगा, साउथ रेलवे होता है, नॉर्दर्न रेलवेज होता है, देन नॉर्थ ईस्ट रेलवे अलग है, ओके। साउथ में अगर जाते हो तो वहां पर डेक्कन रेलवे या फिर साउथ रेलवेज हम बात करते हैं। तो होता क्या है, इंडिया को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके दिया है, ओके। सेंट्रल रीजन अलग है, नॉर्दर्न रीजन अलग है, ईस्ट रीजन अलग है, वेस्ट रीजन अलग है, साउथ रीजन अलग है। अभी साउथ रीजन का रेलवे जो है वो डिपार्टमेंट टोटली अलग चलता है, नॉर्थ रीजन का अलग चलता है, सेंट्रल लेवल का अलग चलता है। वहां के जो मैनेजर्स है या जो भी वो बिजनेस संभाल रहे हैं या फिर जो भी रेलवे डिपार्टमेंट के हेड है, वो टोटली उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ये सारी चीजें क्या है, डिसेंट्रलाइज मैनर में चल रही है। लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री तो एक होती है। रेलवे मिनिस्ट्री पूरे इंडिया के रेलवे के ऊपर अपना वॉच रखती है, तो वो सेंट्रलाइज हो गया, ओके। होता क्या है, वर्क अगर कोई एक ही पर्सन के पास चल रहा है या फिर एक ही डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को कवर कर रहा है, दैट इज सेंट्रलाइज मैनर। बट डिसेंट्रलाइज यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग ऑथोरिटी डेलीगेट कर देना, एंड ऑथोरिटी है मतलब वो चीज को वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। जैसे कि सेल्स मैनेजर है, सेल्स से रिलेटेड वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। परचेस मैनेजर परचेस से रिलेटेड वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। स्टोर्स मैनेजर स्टोर से रिलेटेड वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये वर्क कैसा है, डिसेंट्रलाइज मैनर में। अभी ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज वर्क फॉलो करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज वर्क फॉलो करता है। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो डिसेंट्रलाइज करके कुछ फायदा नहीं है, आप सेंट्रलाइज तरीके से भी कर सकते हो काम। यहाँ पर दिया है देखो, सेंट्रलाइजेशन इज व्हेन अ टॉप लेवल रिटेन्स ऑथोरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हेन देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एट ऑल लेवल्स। मतलब अगर कोई एक ही पर्सन यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बस सारे डिपार्टमेंट देख रहा है,
सेंट्रलाइज में, ओके, एक पर्सन सारे डिपार्टमेंट, और डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी डेलीगेट कर देना, राइट। और अथॉरिटी दे रहे हो तो आप वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन ये कुछ तो नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक के आपके जो भी प्रिंसिपल देखे हैं, होप्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट ये 9th नंबर का प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखो क्या होता है ना, प्रिंसिपल्स हमें एक जनरल गाइडलाइन का काम कर रहे हैं कि जो गाइडलाइन अगर आप फॉलो करते हो तो आपका मैनेजमेंट बिजनेस में प्रॉपर तरीके से चलेगा। अभी स्केलर चेन मतलब एक प्रॉपर चेन आपने फॉलो करना है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। होता क्या है, देखो हमें पता है हायरार्की होती है, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, देन मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, एक हायरार्की है, एक चेन है। तो वो चेन में जितने भी लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से आते हैं तो उन लेवल पे ही वो कम्युनिकेशन भी कन्वे होना चाहिए। अगर कोई टॉप लेवल का बंदा है जिसको लोअर लेवल के बंदे से बात करनी है तो पहले उसने मिडिल लेवल का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि टॉप के बाद मिडिल आते हैं, मिडिल के बाद लोअर आते हैं, एंड लोअर लेवल का काम जो है वो मिडिल लेवल के साथ चलता है। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कोई लोअर लेवल का पर्सन है जिसको टॉप लेवल से बात करनी है तो वो पहले मिडिल लेवल को कन्वे करेगा मैसेज, मिडिल लेवल टॉप लेवल को कन्वे करेगा, यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई टू एफ, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। उस चैनल में ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसको ही बोला जाता है स्केलर चेन। A chain of authority and communication must exist that flows from highest to lowest level to avoid cause and delays. Okay, chaos, cause, okay, जो भी है आप बोलते हो। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल आपने फॉलो करना है। इसकी वजह से जो डिले है या फिर कोई भी अलग अलग चीजें जो हो रही है, जो नहीं होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट में, हमारे प्रॉपर एक टास्क जो हम कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसमें, तो वो प्रॉपर तरीके से चलेगा। सो स्केलर चेन, होप्स आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट, ऑर्डर। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं मैं आपको। आजकल आप लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हो तो घर का एक एग्जांपल देता हूं आपको। जो किचन नाइफ होता है, चाकू जो अपन बोलते हैं नॉर्मल, या फिर यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? किचन में मिलेंगे या फिर बेडरूम में मिलेंगे या लिविंग रूम में मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? ऑफ कोर्स वो किचन में ही होंगे, बिकॉज यूटेंसिल्स का या फिर किचन नाइफ का यूज जो है वो किचन में होना चाहिए, तो उसकी प्लेस जो है, उसका ऑर्डर जो है वो किचन में है। सो एवरीथिंग शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस। ओके, यही चीज मैनेजमेंट में भी होता है। हर एक बंदा सही जगह पे काम करना चाहिए, हर एक चीज जो है, हर एक जो एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। There must be a proper place for everything or everyone and everything or everyone in its or his intended place। मतलब सही जगह पे, सही ऑर्डर पे, सही तरीके से होना चाहिए। मैंने जब आपको पहले बताया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोई एक कंपनी है जिसका पर्टिकुलर जगह पे अगर कहीं प्रोडक्शन प्लांट है और वो प्लांट के पास ही उसका स्टोर डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं स्टोर डिपार्टमेंट कहीं 50 किलोमीटर अवे है उसके प्रोडक्शन प्लांट से, कुछ फायदा है क्या? एंड और एक बात ऐसी है कि जहां पर प्रोडक्शन है वहां पर उसका डिलीवरी डिपार्टमेंट है, बट स्टोर कहीं 50 किलोमीटर दूर है, चलेगा क्या? चैनल चैनल जो होता है, अब जैसे कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो वहां पर मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं ना, वो कहाँ होता है? सिटी के बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो ट्रक्स का आना जाना है या फिर जो कम्युनिकेशन चैनल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर वहां पर अवेलेबल होता है। सिटी के सेंटर में अवेलेबल होता है क्या? नहीं होता। इसलिए कंपनी जो होती है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो सिटी के बाहर होता है। अगर हम पर्टिकुलर हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो वहां पर दो अलग अलग एमआईडीसीज है। ओके, तो वो भी सिटी के बाहर है। सिटी के अंदर है क्या? सिटी एरिया में है क्या? नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्डर वहां पर जरूरी है, वहां पर चाहिए, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन या फिर जो भी मैनेजमेंट जो भी बढ़ रहा है या फिर जो भी काम हो रहा है कंपनी में वो प्रॉपर हो। तो एवरीथिंग शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस और एवरीवन शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इक्विटी।
अब ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा रिलेट करता है रेम्यूनरेशन से। मैंने तब आपको बताया था कि प्यून में और टॉप लेवल के मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अलग अलग लेवल के मैनेजर में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन उनका हम क्या बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी हम काउंट करेंगे, वो कितने साल से हमारे पास काम कर रहा है, उस हिसाब से उसका वेजेस वगैरह देंगे। तो बेसिकली सिर्फ वेजेस देना या फिर सैलरी देना या फिर रेम्यूनरेट करना, उससे हम इक्विटी नहीं गिन सकते हैं। इक्विटी अलग अलग तरीके से हम देखेंगे, जैसे कि सामने वाले पर्सन का बिहेवियर कैसा है, देन जो काम कर रहे हैं, ओके वो कैसे काम कर रहे हैं, और मैनेजर ने भी, मैनेजर शुड बी काइंड एंड जस्ट एंड फेयर बिहेवियर टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज। मतलब मैनेजर ने भी प्रॉपर तरीके से सबको साथ में लेके काम करना चाहिए। होता क्या है, ऐसा नहीं कि भाई ये मेरे फेवर में है तो मैं इसको ज्यादा ध्यान दूंगा, इसको ज्यादा काम दूंगा या इसको ज्यादा रेम्यूनरेट करूंगा, ये मेरे फेवर में नहीं है, मेरी चुगली कर रहा है, ओके तो मैं उसको काम नहीं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्योंकि फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना या फिर प्रॉपर तरीके से एक माहौल बनाना काम करने के लिए और सबको एक साथ में लेके चलना, यही तो मैनेजर का एक बेसिक क्वालिटी होता है। हम देखेंगे थर्ड टॉपिक हमारा है ही उससे रिलेटेड। तो बेसिक मैनेजर में एक प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए कि वो ही शुड क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना, जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनके बीच भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना। अभी नॉर्मली अगर देखते हैं टीम इंडिया में जब क्रिकेट खेला जाता है तो सारे प्लेयर्स सबके साथ सही से बिहेवियर करते हैं। अगर ऐसा है कि नहीं यार, विराट कोहली बोलता है कि नहीं ये चहल मेरे को नहीं होना, ओके, या फिर बोलता है बुमराह नहीं नहीं ये मुंबई इंडियंस का प्लेयर है मेरे पास नहीं आना चाहिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते हैं, तभी जाकर हर एक बंदा अपने अपनी क्वालिटी के हिसाब से काम करता है, एंड रिजल्ट जब सब लोग साथ में काम करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि इक्विटी होना चाहिए आपके बिजनेस में। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी, अभी स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि एक जगह पे स्टेबल होना। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है, टर्नओवर मतलब आना जाना, एम्प्लॉय आ भी रहे एम्प्लॉय जा भी रहे, एक स्टेबल नहीं है, ओके, ये लॉस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी। देखो मैनेजर के पास जो टीम होती है ना, वो उसको एक्सपीरियंस कब आएगा, जब वो चीज वो बार बार करेंगे। ऐसा अगर है कि यार 2 महीने के लिए कोई अलग टीम थी, फिर उसके बाद में और 2 महीने में और टीम चेंज हो रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, उसको पता है कि अगले 2 महीने में उसको निकाल देने वाले, तो प्रॉपर तरीके से वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। उनका वर्क जो है वो, उनकी जो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज नहीं होना चाहिए। Employee turnover should be reduced to ensure effectiveness and efficiency. Effectiveness and efficiency बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, समझने भी है। इफेक्टिवनेस मतलब इफेक्टिवली उन्होंने काम करना चाहिए, फिजिकल वर्क उनका प्रॉपर इफेक्टिव होना चाहिए विद इफिशियंसी, ओके, इफिशियंसी के साथ उन्होंने काम करना चाहिए। और ये कब होगा, जब उनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब एक उनको जरिया मिलेगा कि हाँ नहीं भाई अपने को अगले 4 साल या 5 साल या 6 महीने या 1 साल अपने को काम करना है तो अच्छे तरीके से करना है, उसके सिवा हम नहीं करनी। आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनीज में ना पहले फॉर्म भर के दिया जाता है या फिर जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसमें लिखा जाता है कि 2 साल आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बिजनेस में स्टेबिलिटी रहो। अगर कोई बंदा आ रहा है 6 महीने सीख रहा है और चले जा रहा है, कुछ फायदा है क्या उसको सिखा के? होता है ना ट्रेनिंग पीरियड वगैरह, आपने सुना भी होगा, ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो उनसे लिखा के लिए जाता है या बॉन्ड करके जाता है कि 2 साल आपको हमारे पास ही काम करना पड़ेगा, आप 2 साल छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब जब स्टेबिलिटी आपका क्लियर है, विजन क्लियर है कि आपको 2 साल यहाँ पर ही काम करना है, तो आप भी प्रॉपर तरीके से या आपका जो भी एम्प्लॉई है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम इसमें? 2 ही पॉइंट रहे हमारे। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि हर एक को फ्रीडम आपने देना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड, ओके, एम्प्लॉय नीड टू बी मोटिवेटेड टू पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज और सजेशंस एंड एग्जीक्यूट देम, ओके। अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि मैनेजर ही हर बार सारी चीजें सोचे, उनके एम्प्लॉय को भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो वो एम्प्लॉय भी अपने आइडियाज अगर उनके साथ में मिलाते हैं मैनेजर के साथ, तो वो एक नया कुछ तो इन्वेंशन मिलता है। आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल दिया था आपको फेसबुक वगैरह जो भी है, वहां पर काम जो है ना फ्रीडम के साथ होता है, क्योंकि वहां पर टेक्निकल वर्क ज्यादा होता है, मेंटल वर्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल वर्क। अब जब कभी मेंटल वर्क होता है ना, तो मैनेजर ने फ्रीडम देना बहुत जरूरी होता है उसके एम्प्लॉयज को।
बहुत से आप देखते होंगे वर्क फ्रॉम होम जो अभी चालू है फिलहाल, ओके, वो कौन सी कंपनीज कर रहे हैं जो जिनका टेक्निकल वर्क ज्यादा है या फिर जो भी दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, बस और कुछ नहीं, ओके, जिसमें फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है। ये पहले भी घर से ही काम करते थे। क्रिएटिविटी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो भी अलग अलग कंपनीज है, जैसे कि अलग अलग वीडियोस वगैरह बनाने वाली कंपनीज बोलो, या फिर जो भी एक ऐप वाली जो कंपनी होती है, इनका टेक्निकल वर्क होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केस, या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, इनका वर्क फ्रॉम होम होता है। और इनको मोटिवेट करना, बार बार मोटिवेट करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल वर्क में है, फिजिकल वर्क में भी इनको बार बार मोटिवेट करने का काम ये किसका होता है? मैनेजर का होता है। और ये कब होगा? जब मैनेजर खुद एक इनिशिएटिव लेगा, मैनेजर बोलेगा नहीं मैं भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तब जाकर उसके एम्प्लॉयज भी करेंगे। अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैनेजर खुद फॉलो कर रहा है, तब जाकर उसके एम्प्लॉयज या उसके सबऑर्डिनेट्स भी फॉलो करेंगे। सो इनिशिएटिव लेना, खुद से होकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैनेजर इनिशिएटिव नहीं लेगा, ध्यान से सुनो, मैनेजर अगर इनिशिएटिव नहीं लेगा तो यार एम्प्लॉय क्यों काम करेंगे? मुझे अभी हम टीचर अगर इनिशिएटिव नहीं ले रहे, हम टीचर आपको नहीं पढ़ा रहे, आप क्यों पढ़ोगे? आप बोलोगे जानो ना यार, उनको ही नहीं, वो ही नहीं पढ़ा रहे तो हम क्यों पढ़ो? ओके। तो ये चीज मैनेजर में भी, अगर मैनेजमेंट में भी, अगर मैनेजर बोलता है कि मैनेजर कभी भी आता है टाइम फॉलो नहीं करता है, पंक्चुअल नहीं है, या फिर उसको जो टारगेट दिया था वो खुद कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो क्या है एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करेगा? ओके। सो ये चीज होती है इनिशिएटिव में। एंड लास्ट पॉइंट, स्पिरिट डिकॉप्स। बस आपको ये चीज याद रखना है, टीम स्पिरिट। ओके, फिर से बोल रहा हूं, स्पिरिट डिकॉप्स एक फ्रेंच वर्ड है, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। टीम स्पिरिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम स्पिरिट, यानी कि सबने साथ में काम करने की जो उनकी क्षमता है या फिर जो स्पिरिट है वो होना जरूरी है। देखो, अगेन ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, तो सब लोग उसमें काम करेंगे, सब लोग अपने अपने लेवल पे बेस्ट देंगे, तब जाकर उनका काम प्रॉपर होगा, या जो भी एम्प्लॉयमेंट में जो काम चल रहा है वो कंप्लीट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके। सो 14 प्रिंसिपल यहाँ पर आपके कंक्लूड होते हैं। तो मैं आपको इसका जो शॉर्टकट है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 14 प्रिंसिपल क्या थे, किसने बोले, कौन है वो? हेनरी फ्यूल, पता है नाम, स्टार्टिंग में हमने देखा हेनरी फ्यूल, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। सेकेंड, उनकी एक बुक है, नाम याद रखना है, सबने बोलना है, नाम जो भी है मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है। नेक्स्ट है, उनको क्या बोला जाता है। ओके, ये सारी चीजें बेसिक आपको आएगी, जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज होते हैं उसमें। नेक्स्ट है 14 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज 14 पॉइंट्स। अभी बेसिकली क्या है पता है क्या? ये टॉपिक में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 100%, मतलब मैं बोलता हूँ कि पूछने के चांसेस है। ओके, तो अभी ये याद कैसे रखिए बॉस? बहुत सारे है, कैसे याद रखे? एक चीज आपको करनी है याद रखने के लिए, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, आपको मैंने पहले भी बताया था एक शॉर्टकट फॉर्म में, वो मैं आपको बताऊंगा, वो शेयर करूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा, ये चीज मैंने जो आपको पॉइंट्स दिए यहाँ पर, जो एक्सप्लेनेशन था, ये एक शॉर्टकट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन था, फटाफट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक ही वीडियो बना रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो ये 2 दिन का टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपको करना क्या है? आपको आपके टेक्स्ट बुक में से भी इसको रीड करना है, टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है स्टेट बोर्ड का, उससे आपको रीड करना है। एंड जो भी आपको डाउट है, जो भी डिफिकल्टी है, एक तो कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर मेरे को डायरेक्टली आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। सबके पास मेरा नंबर है, ग्रुप में आप ऐड हो तो फिर मुझे टेक्स्ट करना है। अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, ओके, देन मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। होप्स आपको समझ में आया है 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल, और उनको क्या बोलते थे, वो कौन थे, और उनकी बुक का नाम क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 14 प्रिंसिपल याद कैसे रखना है, ठीक है। बाय बाय।